हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। पिछले क्लास तक में हम लोगों ने डेरिवेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर, स्लोप ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर, शिफ्ट इन एडी, एग्रीगेट सप्लाई कर, इसके दो केसेस पढ़े थे, क्लासिकल केस एंड केनीशियन केस। इन सभी टॉपिक के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ये सारे के सारे टॉपिक हम लोग डॉन बुश के अकॉर्डिंग पढ़ रहे थे। आज की क्लास में हम लोग ब्लांचेट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले चैप्टर नंबर 6 लेबर मार्केट पढ़ेंगे। तो मैं आपको पहले हेडिंग लिख लेता हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 ब्लांचर्ड का। एंड टॉपिक है लेबर मार्केट। लेबर मार्केट, ओके। सबसे पहले हम लोग कुछ टर्म्स के बारे में सीखेंगे, मतलब थोड़ा सा आज की क्लास ये इंट्रोडक्शन टाइप क्लास होगा, जिसके अंदर मैं कुछ इकोनॉमिकल टर्म्स के बारे में आपको समझाऊंगा, और जिसके अंदर सबसे पहला टर्म है लेबर फोर्स। तो पहला एक वर्ड हमने लिखा यहाँ पे लेबर फोर्स, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एल से। अब ये लेबर फोर्स क्या है, ध्यान से सुनो। आप सभी जितने स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी इकोनॉमी के पॉपुलेशन के पार्ट तो है, लेकिन आप सभी अभी इकोनॉमी के लेबर फोर्स का पार्ट नहीं है। इकोनॉमी के लेबर फोर्स में उस बंदे को कंसिडर किया जाएगा जो एक्टिवली काम को ढूंढ रहा है। आप सभी अभी पढ़ रहे हो, इन कमिंग फ्यूचर आप काम को ढूंढोगे, लेकिन करंटली में आप सभी के सभी पढ़ रहे हो, तो आप लोग इकोनॉमी के पॉपुलेशन के पार्ट तो है, लेकिन लेबर फोर्स के पार्ट नहीं है। सिमिलरली जो मान लो कुछ बच्चे जो क्लास 12 से नीचे वाले बच्चे होंगे, जो कि अभी बस पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, वो लोग काम नहीं ढूंढ रहे, तो सारे के सारे बच्चे इकोनॉमी के पॉपुलेशन का पार्ट तो है, लेकिन लेबर फोर्स का पार्ट नहीं है। सिमिलरली जो बेसिकली ओल्ड एज के लोग हैं, जिन्होंने काम करने के बाद रिटायरमेंट ले चुके हैं, वो बस अब घर में बैठते हैं, भजन कीर्तन देखते हैं एंड खाते पीते हैं और इंजॉय कर रहे हैं, तो वो भी इकोनॉमी के पॉपुलेशन के पार्ट तो है, लेकिन लेबर फोर्स का पार्ट नहीं है। लेबर फोर्स में हम उसी बंदे को कंसिडर करेंगे जो एक्टिवली काम को ढूंढ रहा हो। अब उसे काम मिले या काम ना मिले ये सेकेंडरी मैटर है, लेकिन जो लोग काम को ढूंढ रहा है वो सभी के सभी लेबर फोर्स का पार्ट है। इतनी बात समझ में आ गई कि लेबर फोर्स क्या होता है। अब ये जो लेबर फोर्स है ना, ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया, क्लासिफाइड किया गया। एक तो वो कि अब लेबर फोर्स के अंदर में वो सारे बंदे आ गए जो कि काम को ढूंढ रहे हैं। अब उसमें भी किसी को काम मिलेगा और किसी को काम नहीं मिलेगा। तो पहला, नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन, जिसको काम मिल चुका है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन, जिसको हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। एंड दूसरा, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन, इसको हम लोग कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। लेबर फोर्स समझ में आ गए, वो सारे बंदे जो कि अभी करंटली में एक्टिवली जॉब को ढूंढ रहे हैं। अब इसको दो फर्दर पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है कि अब वो जो ढूंढ रहे हैं, हो सकता है उनमें से कईयों को जॉब लग चुका होगा, जॉब काम मिल गया होगा, और कई अभी भी काम ढूंढ रहे होंगे। तो जिनको काम मिल गया होगा वो बेसिकली एम्प्लॉयड पर्सन कहलाएगा, और जो काम ढूंढ रहा है वो अभी भी अनएम्प्लॉयड कहलाएगा। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, एंड नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन को हम लोग कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो इसके बेसिस पे अगर मैं एक टर्म लिखूं, इक्वेशन टाइप समथिंग, कि लेबर फोर्स इज नथिंग बट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन प्लस में नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन। ठीक है, समझ में आ गया ना। जितने लोग एम्प्लॉयड है और जितने लोग अनएम्प्लॉयड है, सबको अगर ऐड कर दिया जाए तो लेबर फोर्स हमारे पास आ जाएगा। और लेबर फोर्स में हम उन्हीं बंदे को कंसिडर करेंगे जो कि करंटली में जॉब को ढूंढ रहा है, जो काम करना चाह रहा है, काम को ढूंढ रहा है। अंडरस्टूड। चलिए, तो ये तो हो गया लेबर फोर्स के बारे में कि लेबर फोर्स क्या होता है। समझ में, लेबर फोर्स में हम इकोनॉमी के सारे पॉपुलेशन को कंसीडर नहीं करते। हमेशा ध्यान रखना, इकोनॉमी में कई सारे एज के बेसिकली लोग रहते हैं, मतलब जो मान लो 12 क्लास से छोटे वाले बच्चे जो कॉलेज में पढ़ रहा है, या फिर कुछ ओल्ड एज वाले, तो उन सबको हम लोग लेबर फोर्स नहीं बोल सकते। हम अपने जैसे मान लो इंडिया में अगर 130 करोड़ जनसंख्या है, तो उन सभी को मैं लेबर फोर्स के अंदर कंसीडर नहीं करूंगा। मैं उन्हीं को लेबर फोर्स के अंदर कंसीडर करूंगा जो कि एक्टिवली काम ढूंढ रहा हो।
अब उसे या तो काम मिल गया होगा या तो काम नहीं मिला होगा, वो सेकेंडरी मैटर है। समझ में आ गया? अच्छा, जो काम मिल गया होगा उसको हम लोग नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन करेंगे, और जिनको काम नहीं मिला होगा नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो लेबर फोर्स आ जाएगा। तो ये एक सिंपल सा मैंने एक लेबर फोर्स के बारे में आपको समझाया है कि लेबर फोर्स क्या होता है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को हम लोग स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, स्मॉल, किन्हीं किन्हीं किताब में इसको म्यू से डिनोट किया जाता है। म्यू भी यू के लाइक, मतलब जो म्यू है ना वो भी यू के लाइक ही बनता है, सेम यू के तरह ही हम लोग लिखते हैं, बस थोड़ा सा वो घुमा फिरा रहता है। बट आप इसको स्मॉल यू से भी डिनोट कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। अंडरस्टूड? तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल यू से। अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है फ्रैक्शन ऑफ लेबर फोर्स विच इज अनएम्प्लॉयड। फ्रैक्शन ऑफ लेबर फोर्स विच इज अनएम्प्लॉयड, मतलब लेबर फोर्स का वो फ्रैक्शन जो कि अभी अनएम्प्लॉयड है। तो यू अपॉन में एल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक टर्म होता है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट रेट। एम्प्लॉयमेंट रेट, अब एम्प्लॉयमेंट रेट के लिए कोई एक जनरल सिंबल कोई दिया गया नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बेसिकली होता क्या है कि फ्रैक्शन ऑफ लेबर फोर्स विच इज एम्प्लॉयड। तो अगर इसको देखा जाए तो फ्रैक्शन ऑफ लेबर फोर्स विच इज एम्प्लॉयड, तो एन अपॉन में एल। अच्छा, एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, एल माइनस यू। यहां से देखो इस एल बराबर एन प्लस यू, तो एन बराबर एल माइनस यू लिख सकते हैं ना। और अपॉन में चल रहा है एल इज इक्वल टू वन माइनस यू। तो कहने का मतलब यह है कि अगर वन में से हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास एम्प्लॉयमेंट रेट आ जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर मैं ये कहना चाहता हूं कि 30% लोग अनएम्प्लॉयड है, तो डेफिनेटली मैं इससे ये भी कह सकता हूं कि 70% लोग क्या है, एम्प्लॉयड है। तो 70% में कैसे निकालूंगा, वन में से 30% को माइनस कर दूंगा ना, 100 में से 30% को। समझ में आया? तो एम्प्लॉयमेंट रेट के लिए कोई सिंबल नहीं होता, एम्प्लॉयमेंट रेट बेसिकली वन माइनस यू होता है। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट को हम लोग क्या, स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी बात अभी तक में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो तीन टर्म हमने पहले आपको सिखाया है कि एक लेबर फोर्स क्या होता है, एक अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, दूसरा एम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है। ठीक है, अब कुछ सेंटेंस आपको बुक में मिलेंगे, ऑथर का दिया गया है, वो क्या कहते हैं ध्यान से सुनना। ऑथर आपके कहते हैं कि देयर इज कंटिन्यूअस फ्लो बिटवीन, या देयर इज कंटिन्यूअस फ्लो फ्रॉम एम्प्लॉयड टू अनएम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड टू एम्प्लॉयड। दोबारा सुनना, आपको कुछ सेंटेंस देखने को मिलेगा, वो सेंटेंस ये है कि देयर इज कंटिन्यूअस फ्लो फ्रॉम अनएम्प्लॉयड टू एम्प्लॉयड एंड एम्प्लॉयड टू अनएम्प्लॉयड। कहने का मतलब बेरोजगार जो लोग हैं, मान लो अनएम्प्लॉयड जो पर्सन है वो एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं, और जो रोजगार जो जो एम्प्लॉयड पर्सन है जो पहले से काम कर रहे हैं वो बेरोजगार अनएम्प्लॉयड भी हो सकते हैं। ध्यान से सुनना, मान लो ये आपके पास क्या है, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन। तो इससे इसमें जो बेसिकली लोग जो काम ढूंढ रहे हैं, हो सकता है ना कि इनमें से कुछ को काम मिल जाए। तो अगर उसको जॉब मिल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन के अंदर कंसीडर कर लिया जाएगा। और जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन है, हो सकता है इनमें से किसी को काम से निकाल दिया गया हो, काम अच्छा नहीं कर रहा है, कोई भी किसी भी रीजन के वजह से हो सकता है ना कि जो कोई लोग जॉब कर रहे हैं उसको जॉब से निकाल दिया जाता है, तो वो एम्प्लॉयड से अनएम्प्लॉयड में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इसलिए बोला गया, एक सेंटेंस आपको लिखा जाता है कि देयर इज कंटिन्यूअस फ्लो बिटवीन अनएम्प्लॉयड टू एम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड टू अनएम्प्लॉयड। तो लोग जो बेरोजगार है वो रोजगार एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं, और जो एम्प्लॉयड है वो अनएम्प्लॉयड भी हो सकते हैं। इसके बीच में हमेशा कंटिन्यूअस फ्लो चलता रहता है। अंडरस्टूड? एक सेंटेंस और बोला है आपके ऑथर ने, इवन देयर इज कंटिन्यूअस फ्लो फ्रॉम आउटसाइड। इवन देयर इज कंटिन्यूअस फ्लो फ्रॉम आउटसाइड। फ्लो फ्रॉम आउटसाइड का बेसिकली मतलब ये है लेबर फोर्स एंड पॉपुलेशन से। अगर मैं यहां पे लिखता हूं पॉपुलेशन, ये पूरे इकोनॉमी का पॉपुलेशन का पार्ट है, इससे लेबर फोर्स आया है ना। तो आपको ये बोला गया, जैसे मान लो मैंने आपको शुरुआत में बोला कि आप सभी जो भी वीडियो देख रहे हैं आप लोग लेबर फोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन आज से 3 साल 2 साल बाद जब आप ग्रेजुएशन कर लोगे एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कर लोगे, उसके बाद आप जब काम ढूंढ रहे होंगे तो आप पॉपुलेशन से हटके लेबर फोर्स के पार्ट में भी आ जाओगे ना।
पॉपुलेशन तो हुई हो, ये तो इसमें तो कोई डाउट है नहीं, लेकिन उस टाइम फिर आप लेबर फोर्स में आ जाओगे ना, लेबर फोर्स के कंसिडर कर दिया जाओगे, क्योंकि आप ऑन दैट टाइम काम को ढूंढ रहे हो। और हो सकता है कि जो आज लेबर फोर्स के अंदर में है, मतलब जो लोग काम कर रहे हैं, उसकी एज हो जाए, उसको रिटायरमेंट मिल जाए, तो वो रिटायरमेंट मिल जाएगा तो फिर लेबर फोर्स से वो हट जाएंगे, अलग हो जाएंगे, लेबर फोर्स का पार्ट नहीं बचेगा ना, फिर वो नॉर्मल पॉपुलेशन रहेगा। तो कंटिन्यूअस फ्लो फ्रॉम आउटसाइड का बेसिकली मतलब है कि जो पॉपुलेशन के हिस्सा है, उनमें से वो लोग जो लेबर फोर्स का पार्ट आज नहीं है, वो कल लेबर फोर्स का पार्ट बन सकता है। जैसे कि आप लोग, आज आप लोग लेबर फोर्स का पार्ट नहीं हो, लेकिन आने वाले 3-4 साल के बाद आप लेबर फोर्स के पार्ट बन सकते हो, क्योंकि आपको भी 3-4 साल के बाद काम ढूंढना पड़ेगा। और आज जो लेबर फोर्स का पार्ट है, जो लोग जॉब कर रहे हैं, हो सकता है 3-4 साल के बाद कमिंग टाइम में उनकी एज हो जाए और उनको रिटायरमेंट मिल जाए, तो वो फिर लेबर फोर्स के पार्ट से अलग हो जाएगा। तो हमेशा कंटिन्यूस फ्लो चलता रहता है, एम्प्लॉयड टू अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड टू एम्प्लॉयड, या फिर फ्रॉम आउटसाइड। तो ये कुछ सेंटेंस है जिसका मतलब ये बनता है, वो मैंने आपको समझा दिया। ओके, चलिए, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में भी समझाया था कि हमें 3 टाइप के एग्रीगेट सप्लाई कर पढ़ना है। दो तो हम लोगों ने केस पढ़े थे, एक किनीशियन का, एक क्लासिकल का, और एक मैंने बताया जनरल एग्रीगेट सप्लाई पढ़ना है, जो कि हमें ब्लांचर्ड से पढ़ना है। जनरल एग्रीगेट सप्लाई में हम कुछ अज्यूम करके नहीं चलेंगे, क्योंकि पिछले जो दो मतलब पिछले क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था एग्रीगेट सप्लाई कर, उसमें हम अज्यूम करते थे, एक में अज्यूम करते थे कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इकोनॉमी में, और एक में अज्यूम करते थे अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल इकोनॉमी में। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ अज्यूम नहीं करेंगे, यहाँ पे जैसा आएगा सिनेरियो होगा इकोनॉमी के, उसी के अकॉर्डिंग हमें सप्लाई कर्व लेके चलना है। तो हम लोग जनरल सप्लाई कर्व की बात कर रहे हैं। अब एक फर्म, मैंने पिछले क्लास में आपको समझाया था कि एक फर्म दो मार्केट से डील करता है, एक तो गुड्स मार्केट से डील करता है और एक फैक्टर मार्केट से डील करता है। यहाँ पे बेसिकली फैक्टर मार्केट में हम लोग ज्यादातर वैल्यू दे रहे हैं लेबर मार्केट को, और लेबर मार्केट ही पढ़ ही रहे हैं। तो एक फर्म दो मार्केट में डील कर रहा है, एक तो गुड्स मार्केट में, एक लेबर मार्केट में। कहता है कि जो गुड्स मार्केट में चेंजेस होगा, अगर गुड्स मार्केट में एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई में किसी भी तरीके का चेंजेस आता है, तो इसके वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट में चेंजेस आएगा। कैसे आएगा, ध्यान से सुनो। लेट अस सपोज गुड्स मार्केट में एग्रीगेट डिमांड किसी भी वजह से बढ़ जाए, सिंपल सी बात है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई आपस में इक्वेट करके इक्विलिब्रियम सारा चीज सही चल रहा है, किसी भी कारणवश गुड्स मार्केट में एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाए, तो फर्म क्या करेगी, प्रोडक्शन को बढ़ाएगी। बोलो, फर्म प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगी ना, एग्रीगेट डिमांड को मीट करने के लिए। प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए फर्म क्या करेगी, लेबर को हायर करेगी, लेबर को हायर करेगी। इससे क्या होगा, नंबर ऑफ इंप्लॉयड पर्सन, जो कि एन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये बढ़ जाएगा, एंड नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन, जो कि यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये कम हो जाएगा। बोलो, अगर फर्म लेबर को हायर कर रही है तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन कम हो जाएगा, एंड देन अनएम्प्लॉयमेंट रेट घट जाएगा और एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाएगा। बोलो, अगर मान लो कैपिटल यू कम हो जाए, कैपिटल यू बेसिकली देख लो न्यूमरेटर में है, तो न्यूमरेटर वैल्यू वैल्यू कम हो जाती है, तो ओवर वैल्यू कम हो जाएगी ना। तो अगर नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन कम हो जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम हो जाएगा, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर कम हो जाए तो एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाएगा। तो एग्रीगेट डिमांड अगर इंक्रीज करता है तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज कर जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ गया, क्योंकि एडी अगर बढ़ता है तो आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे, फर्म प्रोडक्शन बढ़ाएगी, जिसके लिए वो लेबर को हायर करेगी, नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन बढ़ेगा, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन कम होगा, जिससे फिर अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा एंड एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाएगा। सिमिलरली अगर एडी आपका कम हो जाता है, एडी मान लो किसी वजह से डिक्रीज कर जाता है, तो इससे हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर एडी डिक्रीज करेगा तो प्रोडक्शन फिर हम लोग कम करेंगे, फिर लेबर को हायर कम करेंगे, लेबर को बाहर निकालेंगे, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन कम, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन बढ़ जाएगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ जाएगा। अंडरस्टूड। पहला सिनेरियो तो सिंपल है कि अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया तो हम क्या करेंगे, जो बाहर जो भी लोग काम ढूंढ रहे हैं उसको काम देंगे, तो एम्प्लॉयड पर्सन बढ़ जाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाएगा। दूसरा जो सिनेरियो है कि एडी कम हो जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाएगा, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने का कारण क्या है कि जो फर्म है वो लेबर को बाहर निकालेगी। अब यहाँ पे दो सिचुएशन है, फर्म दो काम कर सकती है। क्या काम कर सकते हैं, ध्यान से सुनना। एग्रीगेट डिमांड कम होने के दो सिचुएशन है, पहला एंड सेकेंड। पहला क्या है, ध्यान से सुनो।
अब अगर एडी कम होता है तो फर्म क्या करेगी, फर्म को तो हालांकि लेबर को निकालना पड़ेगा क्योंकि एग्रीगेट डिमांड कम हो चुका है, तो या तो फर्म लेबर को बाहर कर देगी पूरा का पूरा, या तो कुछ और ऑप्शन हो सकता है। तो फर्म्स के पास यहाँ दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि कोई भी फर्म अगर मान लो फ्यूचर में प्लानिंग कर रही है, कोई भी फर्म अगर फ्यूचर में प्लानिंग कर रही है किसी भी कमोडिटी को प्रोडक्शन के लिए, लेट अस सपोज कोई भी एक, जैसे मान लो अगर सैमसंग कंपनी है, मान के चलो सिंपल सी बात है, सैमसंग कंपनी है, अभी मार्केट में A50 सीरीज चल रहा है, उसको आने वाले साल में A51 सीरीज को लॉन्च करना है। तो A51 नया जो प्रोडक्ट वो लॉन्च करेगी उसके लिए उसको क्या चाहिए, एक नया नया लेबर भी तो चाहिए ना उस काम के लिए, क्योंकि A50 चल रहा है और A50 की जितनी डिमांड है उसको सप्लाई पूरा मतलब उसकी सप्लाई करने के लिए फर्म को जितना रिक्वायर लेबर चाहिए वो पहले से कंपनी में है। समझ में आ रहा है? दोबारा सुनो, A50 सीरीज अभी मार्केट में चल रहा है, A50 सीरीज की जितनी भी डिमांड है उसके सप्लाई को पूरा करने के लिए जितना भी लेबर चाहिए फर्म के पास, वो लेबर फर्म के पास अवेलेबल है। अब फर्म क्या चाह रही है कि वो A51 सीरीज लॉन्च करे अगले साल। तो A51 सीरीज लॉन्च करने के लिए A51 के प्रोडक्शन के लिए फर्म को एक नया लेबर चाहिए होगा, तो फर्म नया लेबर रिक्रूट करेगा ना। इतनी बात समझ में आ गया। लेकिन अचानक से एग्रीगेट डिमांड कम हो गया, एग्रीगेट डिमांड कम हो गया तो अब तो दिक्कत है क्योंकि डिमांड ही कम हो गया है। तो फर्म क्या करेगी, नया प्रोडक्शन के लिए जो न्यू लेबर को फर्म असाइन कर रही थी उसको स्टे कर देगी, उसको रोक देगी। फर्म क्या करेगी, जो एग्जिस्टिंग लेबर है इसी में से कुछ को ट्रांसफर कर देगी न्यू वाले प्रोडक्शन को प्रोडक्ट करने के लिए, न्यू वाले प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करने के लिए, सॉरी, समझ रहे मेरी बात को। अगर एग्रीगेट डिमांड कम होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा। अब फर्म यहाँ पे दो, फर्म के पास दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन ये होता है कि फर्म जो भी फ्यूचर प्लानिंग कर रही है जिसके लिए उसको नए रिक्रूटेड चाहिए, नए लेबर चाहिए, जिसको नए लेबर असाइन करेगी, फर्म उसको स्टे कर देगी, उसको रोक देगी, वो नए लेबर को रिक्रूट ना करके जो एग्जिस्टिंग लेबर वाले लेबर जो एग्जिस्टिंग लेबर है उसी को क्या करेगी, ट्रांसफर कर देगी। तो इससे क्या होगा कि जो लोग अनएम्प्लॉयड थे उसको काम मिलने का प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। पहला ऑप्शन में मैंने आपको यह बोला है कि फर्म क्या करेगी, नए लेबर को रिक्रूट असाइन नहीं करेगी और वो एग्जिस्टिंग वाले लेबर को ही आपस में ट्रांसफर करके नया प्रोडक्ट बनाएगी। तो जो आने वाले समय में नए लेबर आने वाले थे, मतलब जो अनएम्प्लॉयड लोग थे जिसको रोजगार मिलता, जिसको काम मिलता, उसको काम मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन ये है। पहला ऑप्शन में क्या हुआ, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उसकी प्रोबेबिलिटी, काम मिलने की प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हो गई है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर मान लो एग्रीगेट डिमांड बहुत ही कम हो जाए तो फर्म क्या करेगी, जो एग्जिस्टिंग लेबर है उसी में से कुछ लेबर को मार्केट से मतलब अपने कंपनी से बाहर कर देगी, उनको बोल देगी कि अब मुझे काम नहीं है आपका, इतना एग्रीगेट डिमांड है ही नहीं, तो सप्लाई मुझे कम करना है, तो लेबर को बाहर, फालतू में तो पैसे देगी नहीं, तो वो लेबर को बाहर कर देगी। तो इससे क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग लेबर है उसके जॉब छीनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो दोनों ही ऑप्शन आपको समझ में आ गए। एक में फर्म्स क्या कर रही है, न्यू लेबर को जो अगर हायर करती उसको हायर नहीं करेगी, उसको मतलब जो न्यू लेबर रिक्रूट करेगी उसको स्टे करके एग्जिस्टिंग वाले लेबर को ही काम पे ट्रांसफर कर देगी। तो जो नए लोग हैं, जिसको जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उसको काम मिलने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। और दूसरे ऑप्शन में क्या दिखा कि जो एग्जिस्टिंग लेबर है उसके जॉब छीनने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ गया। ये सभी चीजें जो मैंने आपको अभी पढ़ाया ये एक बेसिक है, इंट्रोडक्शन है, एग्जाम में आपसे इससे कुछ नहीं पूछने वाला, लेकिन फिर भी समझ लो कि ये चीजें क्या होती है। तो आप लोग क्या करो, सबसे पहले ये जो मैंने एक छोटा सा आपको लिखवाया कि लेबर फोर्स, फिर लेबर फोर्स को फर्दर क्लासिफाइड किया है, फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट, पहले वीडियो को पॉज करके इसको नोट करो और इसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आपने वीडियो को पॉज कर लिया होगा, ठीक है। आप चाहो तो एक्सप्लेनेशन को एक साथ लिख सकते हो और चाहो तो आप अलग अलग कर सकते हो। मतलब पहले आप हेडिंग डालो लेबर फोर्स, कि लेबर फोर्स क्या होता है। तो ऐसा करो, अलग अलग नहीं लिख लो, तो पहले आप हेडिंग डालो लेबर फोर्स नीचे में, जैसे आपने ये पूरा एक ट्री डायग्राम बना लिया कि लेबर फोर्स, फिर उसके दो फर्दर पार्ट है, फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इन सब बनाने के बाद नीचे में हेडिंग डालो लेबर फोर्स। जैसे ही आपने लेबर फोर्स हेडिंग डाला, अब इसके आगे लिखिए लेबर फोर्स, labor force is that part of population, labor force is that part of population, labor force is that part of population which is actively, which is actively, which is actively searching for work, which is actively searching for work, full stop. It is the summation of, it is the summation of number of employed person, it is the summation of
number of employed person and number of unemployed person and number of unemployed person, फुल स्टॉप। तो लेबर फोर्स का ये बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है। आगे चलिए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो आपने लिखा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जिसको हम लोग स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके आगे आप लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज दैट फ्रैक्शन ऑफ लेबर फोर्स, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज दैट फ्रैक्शन ऑफ लेबर फोर्स, unemployment rate is that fraction of labor force which is unemployed, full stop। आगे लिखिएगा, a given unemployment rate, a given unemployment rate may reflect two different realities, a given unemployment rate may reflect two different realities, full stop। इसके आगे लिखिएगा, it may reflect an active labor market, it may reflect an active labor market, or it may reflect a stagnant labor market। मैं दोबारा ये लाइन को पढ़ रहा हूं, दोबारा से सुनना, इट मे रिफ्लेक्ट एन एक्टिव लेबर मार्केट और इट मे रिफ्लेक्ट अ स्टैग्नेंट लेबर मार्केट, STAGNANT, स्टैग्नेंट लेबर मार्केट। कहने का मतलब ये है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो दो तरीके से हम लोग देख सकते हैं, या तो वो ये बताएगा कि कितने लोग बेरोजगार है, मतलब कितने लोग काम नहीं कर रहे मार्केट में, और या तो ये बताएगा कि कितने लोग काम कर रहे हैं। अगर 30% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है तो कहने का मतलब 70% लोग मार्केट में काम कर रहे हैं, या तो हम ऐसे बोल सकते हैं या तो हम ऐसे बोलेंगे कि 30% लोग काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फुल स्टॉप दे दिया। इसके बाद चलिए पैराग्राफ चेंज करके आगे लिखिएगा, देयर इज कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ लेबर, देयर इज कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ लेबर फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट टू एम्प्लॉयमेंट, फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट टू एम्प्लॉयमेंट एंड वाइस वर्सा, there is continuous flow of labor from unemployment to employment and vice versa, full stop। आगे लिखिएगा, in addition comma there will be flow from outside, there will be flow from outside, there will be flow from outside the labor force at the labor force at the labor force at the important aspect, at the important aspect of labor market, important aspect of labor market is that any fluctuation in aggregate demand, is that any fluctuation in aggregate demand can influence aggregate unemployment, can influence aggregate unemployment, full stop। suppose that aggregate demand decreases, suppose that aggregate demand decreases and in its response unemployment rate increases, unemployment rate increases, full stop। आगे लिखिएगा, firms can decrease employment in two different manner, firms can decrease employment in two different manner। number one, they can hire less number of new worker, they can hire less number of new worker। number two, they can lay off existing employed worker, they can lay off LAYOFF, lay off, तो they can lay off existing employed workers, they can lay off existing employed worker, full stop। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, इन द फर्स्ट केस कोमा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग जॉब डिक्रीजेज, in the first case comma probability of finding job decreases and in the second case probability of losing job increases, and in the second case probability of losing job increases, full stop। तो ये आपका बेसिक एक्सप्लेनेशन था इन सभी टर्म्स का, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पेपर के अकॉर्डिंग ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट रेट का डेफिनेशन आपको लिखना होगा, तो हालांकि इसके अंदर तो आ ही गया, बट फिर भी लिखना हो तो आप लिख लेना, फ्रैक्शन ऑफ लेबर फोर्स विच इज एम्प्लॉयड, उसके बाद ये इक्वेशन पूरा लिख लेना, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये पूरा का पूरा, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं,
तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए लिख लेते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, इसको हम लोग स्मॉल यू सबस्क्रिप्ट में एन इससे रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल यू सबस्क्रिप्ट में एन, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे नेचुरल का ये मतलब नहीं कि भगवान के द्वारा अनएम्प्लॉयमेंट जो स्टार्ट किया गया है, नॉर्मल इकोनॉमिक्स की बात है, तो यहाँ पे कोई भगवान का कोई चक्कर है नहीं, ठीक है। अब नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, ध्यान से सुनो। अब इसको समझाने के लिए ना मैं 2-3 एग्जाम्पल आपको लूंगा, ठीक है। देखो, अनएम्प्लॉयमेंट ना कई तरीके की होती है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, एन नंबर ऑफ टाइम्स, एन नंबर ऑफ थिंग है। लेकिन हमारे सिलेबस में 2 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात किया गया है। एक तो फ्रिक्शनल, दूसरा वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। एक फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा वॉलंटरी, ठीक है। एक फ्रिक्शनल, दूसरा वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसमें ये क्या है, ध्यान से सुनना। आई होप आपको सीजनल, डिसगाइज्ड वगैरह पता है ना। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो सीजनली बेसिकली लोग बेरोजगार होते हैं, मतलब सीजनली वो काम करते हैं, फिर बाकी दिन वो, जैसे मान लो कि कुछ ऐसे वर्कर लोग होते हैं जो सीजनली काम करते हैं। जैसे मान लो कभी अगर धान कट रहा हो या फिर गेहूं गेहूं मतलब वीट कट रहा हो, तो ऑन दैट टाइम वो काम करते हैं, उसी टाइम वो पूरे साल का जितना कमाना होता है कमा लेते हैं। फिर बाकी फिर जिस टाइम पे नॉर्मली वो बैठे रहते हैं, बाकी टाइम पे बैठे रहते हैं। तो जो बाकी टाइम पे वो बैठे रह रहे हैं उसको बोलते हैं लोग सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि ये ज्यादातर किसान वगैरह में पाया जाता है। या जैसे कि मान लो कि एक किसान है, उसके पास 1 एकड़ जमीन है, वो किसानी कर रहा है और उससे 10 बोरा, मान लो 10 पैकेट चावल निकल रहा है, मान लो 10 पैकेट, इस तरीके से मान लो 10 पैकेट गेहूं की उपज कर रहा है वो, ठीक है। अब उस किसान का बेटा भी है, उस किसान का बेटा कुछ नहीं किया, तो किसान ने उस अपने बेटे को अपने ही खेत में काम करने के लिए ले आया। जैसे वो किसान का बेटा 15 साल 16 साल का हुआ, तो उसको बोला कि चलो मेरे खेत में ही काम करना। तो वो आके इसी खेत में काम करना चालू कर दिया गया। अब जमीन तो 1 ही एकड़ है, अब उसमें काम करने वाले 2 लोग हो गए, तो अभी भी जो गेहूं जो उपज होगी वो 10 पैकेट ही हो रहा है। तो देखा जाए तो उस बंदे किसान का बेटा के आने से कोई फायदा नहीं हुआ है उपज में। तो वो किसान का बेटा देखने से तो काम कर रहा है, लेकिन वो नॉर्मली उससे कुछ प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा। तो इस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। समझ में आ रहा है? जहां पे जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर होती है वो जीरो होती है। मतलब आपने लेबर को तो बढ़ाया, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट, आपका जो प्रोडक्ट है वो इंक्रीज नहीं किया है। प्रोडक्ट पहले जितना था उतना ही आज भी है। कई और भी कई सारे एग्जांपल आप ले सकते हो कि जैसे कि मान लो कोई बड़ा बिजनेसमैन है, अब जैसे ही उसका बेटा अभी नॉर्मली काम कर रहा है, अब बिजनेसमैन है, वो बिजनेस चला रहा है। अब बेटा जैसे ही वो एमबीए करके आया, तो बेटा को अपने ही फैक्ट्री में काम करवा दिया कि आओ मेरे फैक्ट्री में ही काम करो। तो वो जब लड़का, उसका बेटा काम नहीं कर रहा था तब भी फैक्ट्री चल रही थी, आज काम कर रहा है तब भी फैक्ट्री चल रहा है। तो इस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट, तो देखा जाए तो उसके बेटा से कोई एमपीएल बढ़ा नहीं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बढ़ा नहीं है। तो इस टाइप को भी हम लोग बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट उस टाइम पे अकर करता है जिस टाइम पे आप लेबर बढ़ाते रहे हो लेकिन आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ नहीं रही है, जहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या हो, जीरो। तो इन सब वैसे कई सारे अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इन सब के बारे में हमें डिस्कस अभी नहीं करना, हमें बस ध्यान देना है 2 पे। एक तो फ्रिक्शनल, दूसरा वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। अब फ्रिक्शनल क्या होता है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले मैं फ्रिक्शनल आपको समझा रहा हूं ये क्या होता है। अब मान लो आज कोई आप काम कर रहे हो, आज कहीं पे आप जॉब कर रहे हो। अब आपको उस जॉब में मन नहीं लग रहा है, या किसी भी कारणवश आप उस जॉब को छोड़ना चाहते हो। तो आप आज आपने उस जॉब को छोड़ दिया। अब जब नया जॉब आप ढूंढोगे तो नया जॉब में कुछ ना कुछ तो टाइम आपको मिल लगेगा ना। ऐसा तो नहीं होनी कि आज 2 बजे आपने एक जॉब छोड़ा तो 2:01 में आपने दूसरी जॉब को पकड़ ली है, ऐसा तो नहीं होगा। आज आपने एक जॉब छोड़ा, पहले जॉब छोड़ने के लिए आपको 3 महीना पहले नोटिस देना पड़ा, आज जॉब छूटा। फिर जॉब, जैसे आप जॉब छोड़ चुके हो, फिर नए कहीं पे आपने ट्राई किया। तो इस बीच में जितना गैप होता है, लेट सपोज आज आपने जॉब छोड़ा और जो नई जॉब आपको मिली वो 1 महीने बाद मिली, तो 1 महीने तक जो आप बैठे रहे, तो इस टाइप को जो अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसके लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, गवर्नमेंट इसके लिए कोई भी पॉलिसी नहीं लगाती। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में दोबारा समझाता हूं कि एक जॉब को छोड़ के आप दूसरे जॉब को पाने के टाइम में जो आप बेरोजगार घर में बैठे थे,
उस टाइप को अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, जिसको गवर्नमेंट क्या करती है, बिल्कुल देख रेख नहीं करती, मतलब इसके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनती, गवर्नमेंट इसको इसकी कोई प्रभाव नहीं करती है। समझ में आ गया? ये था फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। एक है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ये आपने क्लास 12th में पढ़ा हुआ भी है, अ पर्सन हु इज नॉट विलिंग टू वर्क, कुछ इस तरीके से। लेकिन वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का जो मतलब है ना, वो बहुत ही अलग तरीके से समझना पड़ेगा आपको। आपने बस ये देखा कि एक पर्सन जो कि काम नहीं करना चाहता है गिवन प्राइस पे, तो उसको हम लोग वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। अब कोई लोग अगर काम नहीं करना चाह रहा है, जिसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। सिंपल सी बात है कि अगर उसके पास कुछ नहीं हो, तो पक्का उसको कमा के तो खाना ही पड़ेगा ना, चाहे कुछ भी हो, चाहे जो भी पैसा मिल रहा हो। लेकिन अगर दिए गए गिवन टाइम पे जो भी वेज चल रहा है, जो भी सैलरी चल रहा है, उस सैलरी पे भी वो पर्सन काम नहीं करना चाह रहा, तो डेफिनेटली उसके बैकएंड में कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को थोड़ा सा हम लोग समझेंगे अच्छे तरीके से। आई होप आपको समझ में आ जाए। ये मेयरली एक एग्जाम्पल है समझाने के लिए, बाकी इसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीजन नहीं है। बस आपको ये समझाना चाहता हूं कि वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। समझ में आया? मैं दिल्ली के ही रिसेंटली आगे के एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे तो इस तरीके के जो केसेस है वो हर एक जगह पाया जाता है, इंडिया के कई सारे स्टेट में आपको मिलेगा। जैसे मैं जो एग्जाम्पल ले रहा हूँ, लेटर सपोज इसके अंदर मैं गुड़गांव को ले रहा हूँ, जिसको हम लोग गुरुग्राम भी आजकल आई थिंक बोलते हैं। ये पहले गुड़गांव होता था, और अभी गुड़गांव गुरुग्राम दोनों शायद इसी को बोलते हैं। मान लो ये गुरुग्राम है या गुड़गांव है, ठीक है। आज अगर आप गुड़गांव जाओगे ना, तो वो आपको कभी कभी तो ऐसा लगेगा कि वो इंडिया का पार्ट ही नहीं है, वो इंडिया से बाहर है। लेकिन आज से 20 साल पहले ये गुड़गांव भी एक विलेज, एक गांव टाइप का था, मतलब एक विलेज था, जहां पे लोग किसानी करते थे और उसके बाद कमा के खाते थे, कुछ इस तरीके सिंपल सा जो आप लोग देखते हो ना देहात, मतलब नॉर्मल विलेज वाला जो एरिया है वैसा। समझ में आया? तो आज तो गुड़गांव तो बहुत चमक गया है, बहुत ही कुछ है इसमें। लेकिन आज से 20 साल पहले गुड़गांव भी एक विलेज टाइप में था। वहां पे भी लोग क्या करते थे, किसानी करते थे, मतलब फसल उपजाते थे, उसको बेचते थे, फिर खाते थे, कुछ इस तरीके से। लेटर सपोज मैं 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स। और ये जो प्लॉट मैंने घेरा, ये मिस्टर एक्स का जमीन है। मिस्टर एक्स का जमीन है। मिस्टर एक्स इसमें खेती करता था, और मेयरली उसे 10,000 रुपए पर मंथ की इनकम होती थी, और उसका घर बार चलता था। समझ में आया? ये 20 साल पहले वाला गुड़गांव है, जो कि यहाँ पे बस किसानी होती है, एक देहात टाइप, मतलब एक विलेज था, ये गांव था। तो यहाँ पे एक मिस्टर एक्स है, इसके पास इतनी जगह है इसके नाम पे। इस पे ये किसानी करता था, उपज करता था किसी भी फसल का, और इसको 10,000 रुपए महीना जो है, मतलब कमाई हो जाती थी, इनकम हो जाती थी, और ये आराम से अपना काम चला रहा था। इसका एक बेटा है, इसका नाम मैंने दे दिया लेटर सपोज मिस्टर वाई, ये इसका लड़का है। ये बेसिकली मान लो पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं है, ठीक है। मेयरली आज से 20 साल पहले वैसे भी किसान, या मतलब जो जो बेसिकली देखा जाए, तो आज से 20 साल पहले की मैं बात करूं, तो बहुत कम ही लिटरेसी रेट थी इंडिया में। आज तो हालांकि सभी पढ़ते हैं, लेकिन आज से 20 साल पहले तो बहुत कम ही लिटरेसी रेट थी। तो लेटर सपोज ये मिस्टर वाई जो है ना, ये मान लो 8वीं फेल है, क्लास 8 तक पढ़ा है, 8 को कंप्लीट भी नहीं किया, ये 8वीं फेल है। समझ में आया? अब मिस्टर एक्स ने सोच रहा है कि जैसे ही ये कुछ और थोड़ा सा, मतलब 16, 17, 18 साल का होगा, तो मैं इसको भी अपने खेत में लाके अपना काम करवाऊंगा, फिर अपना काम चलेगा ही चलेगा। ये नॉर्मल सिनेरियो था आज से 20 साल पहले गुड़गांव की। अब क्या हुआ, गुड़गांव में एक हाईवे पास किया गया गुड़गांव की तरफ से। लेटर सपोज ये हाईवे है आपका NH8, ठीक है, आई थिंक सो यही है। तो एक हाईवे पास किया गुड़गांव के बीच से, एक हाईवे निकला जो कि दिल्ली और जयपुर को जोड़ रहा है, दिल्ली और जयपुर को ऐड कर रहा है। जैसे ही इस गुड़गांव के बीच से ये NH8 निकला, ये गुड़गांव अब एक तरीके से सोना हो गया, गोल्ड हो गया। अब यहाँ पे बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनी जो है उसका नजर पड़ गया, एंड गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रहा था। तो अब गवर्नमेंट के लोग आए मिस्टर एक्स के पास, और इसको बोलते हैं कि आपका मुझे जमीन चाहिए, यहाँ पे मान लो मॉल बनेगा या कुछ भी मल्टीनेशनल ऑफिस बनेगा ना, मल्टीनेशनल कंपनी की एक ऑफिस बनेगी। तो मिस्टर एक्स ने बोला ठीक है, मैं आपको ये जमीन दे देता हूँ। कंपनसेशन के रूप में, कंपनसेशन के फॉर्म में मिस्टर एक्स को उस कंपनी के थ्रू या गवर्नमेंट के थ्रू जो अमाउंट मिला, डेट इज ₹5,000 करोड़। और ऐसे केस गुड़गांव में है, कई ऐसे लोग हैं जिनको अपनी जमीन के बदले 5-5 हजार करोड़ रुपए मिले। ठीक है, तो कंपनसेशन के बदले उसको मिला 5,000 करोड़।
और ये 5,000 करोड़ पूरा का पूरा एक व्हाइट मनी है जो डायरेक्टली मिस्टर एक्स के बैंक अकाउंट में जमा किया गया है। और अगर मैं 6% इंटरेस्ट रेट को भी जो सोचूं तो पर मंथ जो है इंटरेस्ट का इसके पास 25 करोड़ रुपीस आ रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, मिस्टर वाई के पास एंड जो मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स हालांकि अपनी जिंदगी जी चुका है, लेकिन मेन तो मिस्टर वाई है, इसका लाडला बेटा। मिस्टर वाई की तो मौज हो गई। ये कहा बैल बनकर खेत में खटने के लिए जा रहा था और 10,000 रुपए महीने आता, और कहा आज इसको इंटरेस्ट के 25 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। और पहले से ये 8वीं फेल है, ये करेगा क्या? ये इनकी इन भाई साहब की जो मॉर्निंग होगी वो 1 PM शार्प होगी, 1 PM इसका गुड मॉर्निंग होगा। गुड मॉर्निंग के बाद ये फिर कुछ जूस वूस नाश्ता वास्ता करेगा, फिर थोड़ा देर सोएगा, फिर शाम पे उठेगा, फिर क्लब व्लब जाएगा। हाँ, कुछ काम वाम भी करेगा, जैसे लड़ाई झगड़े वाला काम करेगा, दोस्ती वोस्ती में कहीं भी कुछ हुआ तो वहां पहुंचेगा। तो ये मिस्टर वाई का मौज हो चुका है, और डेफिनेटली मौज होनी भी चाहिए। 5,000 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट में है, 25 करोड़ रुपए बस इंटरेस्ट के पर मंथ इसको मिल रहे हैं। तो इसको कौन काम देगा? कौन सी कंपनी है जो इसको काम देगी? इसको काम करने के लिए कम से कम 25 करोड़ रुपीज से तो ऊपर देना ही पड़ेगा ना। 25 करोड़ तो बैठे बैठे इसको मिल रहे हैं, तो इसको कौन काम देगा यार, ये तो बताओ। और इसको काम करने की नीड ही क्या है? ये तो महंगे महंगे गाड़ी, महंगे महंगे कपड़े अरमानी के, या जो गाड़ी होती है BMW वगैरह, जो जो भी है, मुझे तो पता भी नहीं इतना। ये सारे इसके लिए क्या है? सिर्फ कुछ नहीं है, 25 करोड़ तो इंटरेस्ट का आ रहा है। मतलब ये चाहे तो महीने में 5 गाड़ी 5-5 करोड़ रुपए का ला सकता है। तो इस मिस्टर वाई को ना ही कोई कंपनी काम दे सकती है, और ना ही इस बेचारे को, बेचारा तो बोलना ही नहीं चाहिए, ना ही इसको काम करने की कोई जरूरत है। तो देखा जाए तो ये एक तरीके से अनएम्प्लॉयड भी है, लेकिन इसको पैसे तो आ रहे हैं। इस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग बोलते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ये जो लोग हैं, जो भी इस कैटेगरी में पर्सन आते हैं, उन सभी को हम लोग बोलते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको काम करने की जरूरत ही नहीं है। उसको काम कौन देगा? इसको काम करने की क्या जरूरत है? और कौन कंपनी बैठी है जो 25 करोड़ रुपए पर मंथ से ऊपर देगी? समझो भी बात को। तो इस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। अंडरस्टूड? अब आ जाओ, ध्यान से सुनो। अब मान लो आपके इकोनॉमी में मान लो 100 लोग हैं, आपके इकोनॉमी में 100 लेबर फोर्स है। ध्यान सुनना, इकोनॉमी में 100 लेबर फोर्स है, जिसके अंदर 10 लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड है। और वो 10 लोग अनएम्प्लॉयड कुछ इस तरीके से है कि उनमें से कुछ लोग फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयड है और कुछ लोग वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड है। ध्यान से सुनो, आपकी इकोनॉमी में टोटल 100 लेबर फोर्स है और उनमें से 10 लोग अनएम्प्लॉयड है, जिसमें कि वो जो अनएम्प्लॉयड है उसका जो रीजन है वो एक या तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयड है या तो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड है। इस टाइप के इकोनॉमी को फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी कहा जाता है। ध्यान से सुन लो, अगर आपके इकोनॉमी में 10 अनएम्प्लॉयड लोग हैं और वो जो अनएम्प्लॉयड है वो अगर उसका रीजन ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हो या वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हो, तो हम उस इकोनॉमी को फुल एम्प्लॉयमेंट कहेंगे, क्योंकि फ्रिक्शनल एंड वॉलंटरी को गवर्नमेंट थोड़ी सी भी नहीं देती। गवर्नमेंट मतलब परवाह नहीं करती इसके पीछे कि वो अनएम्प्लॉयड है या एम्प्लॉयड है, उसके उसको गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं होता है। समझ में आया? तो अगर इकोनॉमी में 10 लोग ऐसे हैं जो कि अनएम्प्लॉयड हैं और वो अनएम्प्लॉयड है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल और वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, तो उस टाइप के इकोनॉमी को हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी कहा जाता है। ध्यान सुनो, तो फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में भी एक अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करता है, दैट इज नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और ये अनएम्प्लॉयमेंट अराइज होता है ड्यू टू फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर ये दो अनएम्प्लॉयमेंट, एक तो फ्रिक्शनल एक वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है। और मैंने अभी आपको क्या बोला कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इकोनॉमी में भी एक टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट रहता है, दैट इज नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अराइज होता है ड्यू टू फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। समझ में आया ना कि अगर इकोनॉमी में 100 लोग हैं उसमें से 10 लोग अनएम्प्लॉयड है और उसके रीजन अगर फ्रिक्शनल और वॉलंटरी है, तो उस 10 लोगों को गवर्नमेंट नहीं देखती, गवर्नमेंट इकोनॉमी को फुल एम्प्लॉयमेंट कहेगी। तो फुल एम्प्लॉयमेंट में भी आपको एक अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करता है, और वो अनएम्प्लॉयमेंट है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और उसका रीजन क्या है? फ्रिक्शनल और वॉलंटरी। अंडरस्टूड?
तो ये था नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, हेडिंग डालिए नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। मैं थोड़ी सी आपको इंग्लिश लिखवाता हूँ, एक्सप्लेनेशन लिखवाता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपने नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लिया होगा। एंड इसकी जो बेसिकली क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेशन है वो स्मॉल यू एन सबस्क्रिप्ट में एन है। लिखना स्टार्ट कीजिए। इट इज द टाइप ऑफ it is the type of unemployment it is the type of unemployment it is the type of unemployment comma which exist when there is full employment in our economy which exist when there is full employment in our economy full stop। आगे लिखिएगा even at full employment level even at full employment level there is some sort of unemployment in the economy there is some sort of unemployment in the economy arises because of arises due to लिखना because मत लिखो due to लिखो arises due to frictional unemployment and voluntary unemployment arises due to frictional unemployment and voluntary unemployment full stop। it is denoted by a small u and subscript में n it is denoted by a small u and subscript में n। तो आई होप आपको नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट समझ में आ गया। ये एक प्रकार का वो अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट का टाइप है जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में एग्जिस्ट करता है। और ये अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए एग्जिस्ट करता है ड्यू टू फ्रिक्शनल और वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। आई होप आपको समझ में आ गया वो, ठीक है। अच्छा, एक कुछ सेंटेंस आपको बताने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहता हूं। वैसे एग्जांपल कोई रेलिवेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ध्यान से बट सुन लो। एक एग्जांपल है, लेटर सपोज जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है जिसको यूएन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो मान लो 10% है। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है 10%। लेटर सपोज जो लेबर फोर्स है ना 10,000 है, मतलब 10,000 लोग ऐसे हैं जो काम करने के लिए तैयार हैं। समझ में आया? 10,000 लोग ऐसे हैं जो लेबर फोर्स है मार्केट में इकोनॉमी की। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अगर 10% है तो एक बात बताओ, एक टर्म होता है नेचुरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन या नेचुरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नेचुरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या आप इसको नेचुरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन भी बोल सकते हो, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन सबस्क्रिप्ट में स्मॉल एन। समझ में? कहने का मतलब कितने लोग हैं जो काम कर रहे हैं। तो अगर लेबर फोर्स 10,000 है और नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट 10% है तो 90% लोग काम कर रहे होंगे। तो 10,000 का 90% 9,000 लोग काम कर रहे होंगे। एक होता है नेचुरल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इसको हम लोग कैपिटल यू एंड सबस्क्रिप्ट एन से रिप्रेजेंट करते हैं। कितने लोग काम नहीं कर रहे? 10% लोग काम नहीं कर रहे, मतलब 1,000 लोग काम नहीं कर रहे। तो ये टर्म समझ में आ गया। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट 10% है, लेबर फोर्स 10,000 है, जिसमें से 9,000 लोग काम कर रहे हैं और 1,000 लोग काम नहीं कर रहे। इतनी बात समझ में आ गई। आगे चले, मैंने लिखा लेटर सपोज एक हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन है। लेट एक प्रोडक्शन फंक्शन है y इज इक्वल टू 5n। जितने लोग काम करेंगे उससे मल्टीप्लाई कर दो 5 तो आपके पास प्रोडक्शन आउटपुट निकल जाएगा। देखा जाए ना तो ये बेसिकली इससे जो एमपीएल होगा ना यहाँ पे कांस्टेंट होगा। एमपीएल मतलब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। वो कांस्टेंट कैसे होगा? क्योंकि अगर एन की वैल्यू 1 होती है मतलब एक लेबर काम करता है तो 5 आउटपुट होगा, 2 लेबर काम करता है, 2 लोग काम करते हैं तो 10, 3 लोग करते हैं तो 15, तो 1 पे 5, 2 पे 10, 3 पे 15, तो चेंज कितने का आ रहा है? 5 5 5 का आ रहा है ना। तो यहाँ एमपीएल क्या है? कांस्टेंट है। तो मैंने एक अज्यूम किया कि ये हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन है। तो अगर ये हमारे पास एक प्रोडक्शन फंक्शन है तो बताओ आउटपुट कितना जनरेट किया जाएगा? तो एक होता है नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट, नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट जिसको रिप्रेजेंट करते हैं वाई एन से। तो नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट कितना हो जाएगा? 9,000 लोग काम कर रहे हैं और हमारे पास ये एक फंक्शन गिवन है, तो 5 इंटू में 9,000, तो कहने का मतलब 45,000 आउटपुट हम लोग जनरेट कर पाएंगे। ये एक एग्जांपल है
आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग नेचुरल की बात कर रहे हैं, नेचुरल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। एक्चुअल में क्या होगा वो बात की बात है। लेकिन अगर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट 10% है, लेबर फोर्स अगर 10,000 है, तो लोग जो काम करेंगे वो 9,000 है, जो लोग काम नहीं कर रहे वो 1,000 है। अगर अगर मेरे पास आउटपुट फंक्शन y इक्वल टू 5n है, तो जो मेरा नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट होगा वो 45,000 होगा। समझ में आ गया। अब देखते थोड़ा सा कि एक्चुअली में क्या होगा, और एक्चुअल अगर इससे ज्यादा मतलब एक्चुअल कुछ और होता है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम लोग कुछ केसेस बना रहे हैं। पहला केस कि इफ एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट इज ग्रेटर देन नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। एक्चुअल को हम लोग स्मॉल यू से याद है ना, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो वो एक्चुअल था, उसको स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते थे, और स्मॉल यू सबस्क्रिप्ट में एन में मतलब नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो अगर एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट ग्रेटर देन होता है नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट से, तो क्या होगा। मान लो लेट सपोज ये 0.10 है, मतलब 10% है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और एक्चुअल मान लो 30% हो जाता है। तो अगर एक्चुअल 30% है, तो एक बात बताओ, एक्चुअल लोग कितने होंगे जो काम कर रहे होंगे। मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल से, मैं मेरे पास लेबर फोर्स अभी भी 10,000 है, तो एक बात बताओ, नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन कितने होंगे जो काम कर रहे होंगे। नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन, जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं, मतलब एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट कितना होगा। एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट अगर 30% एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट है, तो 70% लोग एम्प्लॉयड हो गए ना, तो कहने का मतलब 7,000 लोग एम्प्लॉयमेंट, एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट 7,000 आ जाएगा। एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट कितना होगा, 3,000। 30% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, तो 10,000 में से 30% 3,000 लोग एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट है। और एक्चुअल आउटपुट कितना आएगा, तो 5 इंटू में जितने लोग काम कर रहे हैं, 7,000 लोग काम कर रहे हैं, तो 7,000 लोग काम कर रहे हैं, तो ये आ गया 35,000। तो यहां से इन दोनों बेसिकली एग्जाम्पल से क्या हम लोग ये लिख सकते हैं, इफ actual unemployment rate is greater than natural unemployment rate, then actual actual employment is less than natural unemployment। क्योंकि देखो नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट जो आपका आया था वो 9,000 का आया था, और एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट जो आया वो 7,000 का आया है। एंड एंड एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट इज ग्रेटर देन नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट आपका 1,000 का था, और एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट आपका 3,000 का आ गया। एंड जो आपका आउटपुट है, एक्चुअल आउटपुट इज लेस देन नेचुरल आउटपुट। नेचुरल आउटपुट आप 45,000 बना रहे थे, यहां पे देखो, और यहां पे आपने 35,000 ही बनाया है। समझ में आया। तो अगर आपका एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट से ज्यादा है, तो जो एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट होंगे, जो एम्प्लॉयड पर्सन होंगे वो कम होंगे नेचुरल एम्प्लॉयमेंट से, जो एक्चुअल अनएम्प्लॉयड होगा वो ज्यादा होगा नेचुरल अनएम्प्लॉयड से, और जो एक्चुअल आउटपुट होगा वो कम होगा नेचुरल आउटपुट से। समझ में आया। दूसरा केस लेके चलते हैं। दूसरा केस में हम लोग लेके चलते हैं कि अगर मान लो एक्चुअल जो है वो कम हो जाए नेचुरल से। एक्चुअल कम हो जाए नेचुरल से, कहने का मतलब लेटर सपोज कि ये ना 0.07% मान लो एक्चुअल में है, और नेचुरल है 10%। ठीक है, तो 7% एक्चुअल है और नेचुरल है 10%। तो कितने लोग जो एक्चुअल लोग काम करेंगे वो कितने करेंगे, तो 10,000 में 7% अनएम्प्लॉयड है, तो बाकी सब होंगे एम्प्लॉयड, तो 9,300 लोग काम करेंगे। कितने लोग काम नहीं कर रहे होंगे, तो 7% अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है तो 10,000 का 7% 700 आ जाएगा। इतने लोग काम नहीं कर रहे होंगे। आउटपुट अगर निकालते हैं तो 9,300 इंटू में 5, तो ये बेसिकली 0,0, 5 3 15, 9 5 46, 46,500 आ गया। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि इफ एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट इज लेस देन नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, देन एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट इज लेस देन, एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूं, ये क्या था एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट, अगर एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज लेस देन नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट, देन एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट इज ग्रेटर देन नेचुरल एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि नेचुरल एम्प्लॉयमेंट में आप 9,000 लोग काम कर रहे थे शुरुआत में, लेकिन अब 9,300 लोग काम कर रहे हैं। एंड एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट, एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट इज लेस देन
नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट में कितना था 1000, अब लेकिन कितना है 700, तो एक्चुअल कम है ना, एंड एक्चुअल आउटपुट इज ग्रेटर देन नेचुरल आउटपुट, नेचुरल आउटपुट 45 था, ये 46,500 है। तो ये आपके पास दो केसेस आ गए। तीसरा केस एक और है, ठीक है, तो तीसरा केस के लिए मैं यहां पे बना रहा हूं, ध्यान से देखो। थर्ड केस, थर्ड केस में मैं लिखता हूं कि अगर आपका एक्चुअल और नेचुरल दोनों सेम हो, तो एक्चुअल नेचुरल अगर दोनों सेम है तो आपका जो एक्चुअल जो एम्प्लॉयमेंट होगा वो 9,000 ही होगा, एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा 1,000 ही होगा, एंड एक्चुअल आउटपुट भी क्या होगा कितना, तो 9,000 इंटू में 5 तो 45,000 ही होगा। तो कहने का मतलब यहां पे है कि इफ u is greater than un, मतलब एक्चुअल इज ग्रेटर देन नेचुरल, सॉरी एक्चुअल इज इक्वल टू नेचुरल, देन एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट और नेचुरल एम्प्लॉयमेंट भी इक्वल होंगे, एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट भी इक्वल होंगे, एक्चुअल आउटपुट और नेचुरल आउटपुट भी इक्वल होंगे। अगर इकोनॉमी ये दो सिनेरियो फेस कर रही है तो कहने का मतलब हमारी इकोनॉमी शॉर्ट रन में है, कहने का मतलब हमारी इकोनॉमी क्या है, शॉर्ट रन के अंदर है, समझ में आया। और अगर इकोनॉमी ये फेस कर रही है तो हमारी इकोनॉमी क्या है, हमारी इकोनॉमी लॉन्ग रन के अंदर है, और लॉन्ग रन में हमेशा इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे होती है, क्योंकि देख लो अगर आपका एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट नेचुरल के बराबर आता है, तो मैंने आपको बोला था कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल भी, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल में भी एक टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है, जो कि क्या होती है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो अराइज किसके वजह से होता है, वॉलंटरी एंड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। तो लॉन्ग रन में हमेशा आपकी इकोनॉमी क्या होगी, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे होगी, एंड शॉर्ट रन पे ये डिफर कर रहा होगा, अंडरस्टूड। तो अगर ये शुरुआत के दो केस चल रहे होंगे तो शॉर्ट रन में इकोनॉमी है, और अगर ये लास्ट वाला केस चल रहा होगा मतलब एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट और नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट दोनों इक्वल होंगे, तो मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इकोनॉमी चल रही है। अच्छा, ऑथर ना अलग अलग, ऑथर की अलग अलग मतलब थोड़ा सा लिखने का स्टाइल होता है, तो ब्लांचर ना लॉन्ग रन ना लिख के इसको मीडियम रन लिखता है, मीडियम रन। अब ऐसा नहीं है कि 3 रन होते हैं, एक शॉर्ट रन मीडियम रन लॉन्ग रन, 2 ही रन होता है। तो हम लोग अभी तक पढ़ के आए शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, ब्लांचर ने लॉन्ग रन ना लिख के मीडियम रन लिखता है, तो लॉन्ग रन और मीडियम रन दोनों एक ही चीजें हैं। ओके, तो आप चाहो तो ये आगे नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के आगे ना ये कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये 3 लाइन। एक तो इसका ये कि इफ यू इज ग्रेटर देन यू एन, तो ये सारी चीजें होंगे। इसका यहाँ पे ये लिख लेना, इफ यू इज लेस देन यू एन, तो ये सारी चीजें होगा। और इफ यू इज इक्वल टू यू एन, तो वो ये होगा। ये चाहो तो आप लिख सकते हो अपने रिकॉल करने के लिए। मेरा बस कहने का मतलब ये था कि लॉन्ग रन में हमेशा जो है आप फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इकोनॉमी होती है, वो हमने देख लिया। और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इकोनॉमी में भी एक अनएम्प्लॉयमेंट जो है एग्जिस्ट करता है, दैट इज नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि अराइज होता है ड्यू टू फ्रिक्शनल एंड वॉलंटरी। तो आज की क्लास के लिए यही बेसिक चीजें थी कुछ। हालांकि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, तो ध्यान से। तो इस टाइप से आपका इंट्रोडक्शन खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो यहाँ तक में कोई भी आपको कहीं पे भी कोई डाउट आए तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा। आज की क्लास के लिए इतना ही, अभी के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।